चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आज हम देखेंगे भारत और विश्व के भूगोल में एपिसोड 6। ये क्लास आपके पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक रिवीजन सीरीज है जिसमें हमने 5 एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिया है। और एपिसोड फर्स्ट की बात करें 2018, एपिसोड 2 में 2018 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एपिसोड 3 में भी 2018 के, एपिसोड 4 में 18-19 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एपिसोड 6 में हमने 2019 के और एपिसोड और 5-6 में आज 2019 यानी 2019 का क्वेश्चन आज हम लोग समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है इसलिए क्लासेस ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम लोग जो है 10-10, 12-12 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आपको समझना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आपको मॉक टेस्ट के नाम पर कुछ भी आपको बेचा जाएगा और आप गधे की तरह मेहनत कर रहे होंगे और आपको कुछ भी इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन आप वहीं पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं कि स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको बहुत सारे इनपुट मिलेंगे, क्योंकि हम आपको डिटेल एनालिसिस करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बात करें क्लासेस की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पेज पर मिलेगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर पुराने प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारे ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमारे हिस्ट्री की और एनवायरमेंट इकोलॉजी की और ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बात करें आज की क्लास की तो 2019 की बात करें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके पहले एपिसोड 5 में हमने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज 51 देखेंगे। इसमें दो सूची दी गई है, एक में ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम दिया, दूसरे में देश का नाम दिया गया। इसको आपको मिलान करना है, विली विलीज, टाइफून, बाइगू और हरिकेन, इनको मिलान करना है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये किस किस देश में आते हैं, यानी लोकली उनको किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, चक्रवात के नाम से जाना जाता है, वैसे ही अलग अलग देश में ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पीसीएस के टर्म में खासकर जो है मिलान के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं या लोकेशंस के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और इस क्लास में आप देखेंगे कि करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, ये भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों बात करें इसमें ऑप्शन ए की विली विलीज की बात करें, विली विलीज का संबंध आप देखिए हमेशा विली विलीज कहाँ आता है, विली विलीज आप देखेंगे साउथर्न पार्ट ऑस्ट्रेलिया में आता है। वहीं आप टाइफू की बात करें, टाइफू आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टाइफून आपको जापान में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बोगोई देखने को मिलेगा, ये आपको फिलीपींस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हरिकेन जी देखेंगे तो ये देखेंगे यूएसए में देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब इसमें जो है ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उनकी लोकेशन दी गई है, जैसे आप देखेंगे टाइफून देखेंगे तो अप्रैल से जनवरी के बीच में कहाँ पर जापान में आएगा। साइक्लोन यहाँ पर इंडियन देखने को मिलेगा। हरिकेन की बात करें तो यहाँ पर कैरेबियन सी और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा। वहीं विलीवीज देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजन के, इनको आप देख सकते हैं। तो इनको जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन लोकली लेवल पर जाने जाते हैं इनको आपको ध्यान रखना है। बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग गैप करके या हर साल पीसीएस में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शहर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कजान, बी ओमस्क, सी सांची और डी चिता। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन होता है, हो सकता है कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे। तो जहाँ ट्रांस साइबेरियन लोगन की बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेल में देखेंगे कजान देखेंगे। कजान जो है रशिया का जो है, यहाँ देखेंगे एक शहर है ये। ठीक है, कजान रिवर का किनारे यानी वोल्गा की सहायक नदी है, वहाँ पर स्थित है। लेकिन वहीं अगर बात करें ट्रांस साइबेरियन रेलवे में जो सेंट पीटर्सबर्ग से चालू होकर आप देखेंगे व्लादिवोस्टोक रसिया तक ये जाती है। इसमें यहाँ बैकाल लेक से जो है देखेंगे तो इसके साउथ पार्ट से गुजरती है। यहाँ पर चिता आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओमस्क मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अलावा देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन ए कजान शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही विश्व में और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अलग अलग नाम जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखेंगे तो कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेलवे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कनाडा के वैंकूवर से आप देखेंगे इधर ईस्टर्न यानी कह सकते हैं पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। ठीक है, यूएसए के हैलिफैक्स में आपको ये जोड़ता है। ठीक है, यानी इसी में आप देखेंगे तो ये जो स्टार्ट होती है ट्रेन वैंकूवर से स्टार्ट होती है कनाडा के, और अंत में आप देखेंगे टोरंटो, ये कनाडा में आकर यहाँ पर जो है ये अंत इसका लास्ट स्टेज है। और यहीं पर आप देखेंगे नियाग्रा वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
और देखेंगे ये अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा पर स्थित है और यह जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम सेंट लॉरेंस नदी की बात कर रहे हैं तो हम लोग ग्रेट लेक्स भी ध्यान रखना है। ग्रेट लेक्स में क्या आता है? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। आप देख रहे होंगे लेक मिशिगन जो देख रहे होंगे जो पूरी की तरह यूएसए में स्थित है। बाकी और जो लेक हैं ग्रेट 5 लेक्स की बात करें तो ये जो देखेंगे तो यूएसए कनाडा के बीच सीमा साझा करते हैं। अब इन लेक्स के बीच कुछ शहर स्थित है। हो सकता है कि पीसेस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि किन लेक के किनारे कौन सा शहर स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसा डुलुथ, डुलुथ देखेंगे तो डुलुथ लेक सुपीरियर के स्थित है। ठीक है, और मियावाकी देखेंगे लेक मिशिगन के किनारे स्थित है। वहीं डिट्रॉइट की बात करें, डिट्रॉइट देखेंगे तो लेक इरी के किनारे स्थित है। और शिकागो शहर देखेंगे तो ये भी लेक मिशिगन के किनारे स्थित है। वहीं टोरंटो की बात की जाए, कनाडा का देखेंगे तो राजधानी शहर है, तो इसमें देखेंगे तो ये लेक ओंटारियो के पास स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें सेंट लॉरेंस की खाड़ी की बात करें तो सेंट लॉरेंस के रिवर ये एक ट्रेड रूट प्रोवाइड करवाती है ग्रेट सुपीरियर लेक से होकर जो है यहाँ पर अटलांटिक ओशियन को जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा है? 53 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं। यहाँ पर विंड दिया गया है और उनके देश जो है इसमें मिलान करने के दिए गए हैं। तो लोकल विंड से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे इसमें सांता आना, हबूब, यामो, मिस्ट्रल। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जहाँ तक मिस्ट्रल की बात है, मिस्ट्रल आप देखेंगे तो मिस्ट्रल ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक कोल्ड करंट कोल्ड क्या कहते हैं विंड है। ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में आपको विलीविलीज देखने को मिल जाएगी। और ब्रिक फीडर एक कोल्ड विंड है, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये मिस्ट्रल जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा? फ्रांस में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो सही नहीं सुमेलित है ये है ऑप्शन डी मिस्ट्रल। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखेंगे तो सिराको आपको ध्यान रखना है, ये सहारा डेजर्ट में बहता है। खमसिन के डॉक्ट्रिन विंड के नाम से जाना जाता है। हरमट्टन, और इसके आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे चिनूक भी एक लोकल विंड है जो आप देखेंगे तो अमेरिका मिल जाएगा, साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पूरी लिस्ट दी गई। यहाँ पर वार्म विंड के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर कोल्ड विंड के नाम दिए गए। जैसे मिस्ट्रल जो है क्या है? मिस्ट्रल पूछा गया, ये कोल्ड विंड है जो फ्रांस और फॉन वैली में बहती है। और इसके अलावा देखेंगे तो जैसे इसमें हरमट्टन की बात की, ये क्या है? एक वार्म विंड है। ठीक है, सहारा डेजर्ट में बहती है। सिराको ये भी वार्म विंड है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे सांता आना पूछा गया, सांता आना कैलिफोर्निया में बहता है, ये भी ये देखेंगे वार्म विंड है। तो यहाँ पर देखेंगे सारी लिस्ट दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ट्रेडिशनल चीज है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया? यहाँ पर कोयला क्षेत्र दिया गया है, उनके स्थित यानी रिवर वैली में स्थित है, उसको इसमें मिलान करना है। जैसे में दिया गया यहाँ पर ताखिर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तलचर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, तलचर होगा, तलचर क्षेत्र। और इधर देखेंगे कर्णपुरा, सिंगरौली, ठीक है, और सिंगरेनी, ये आपको मिलान करना है किस रिवर बेसिन में स्थित है। जहाँ तक बात करें तलचर क्षेत्र, ये महानदी बेसिन में आपको देखने को मिल जाएगा, उड़ीसा के आंगुल जिले में स्थित है, ब्राह्मणी घाटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे भारत का सबसे अधिक जो है यहाँ पर कोयला भंडार आपको देखने को मिलेगा। सिंगरौली की बात करें, ये आपको देखेंगे सोनभद्र जिले में आप देखने को मिल जाएगा, सोन घाटी में। सिंगरेनी की बात करें तो ये आपको गोदावरी वैली में तेलंगाना सरकार केंद्र सरकार के स्वामित्व का एक संयुक्त उपक्रम है, ये आपको गोदावरी वैली में देखने को मिलेगा। वही कर्णपुरा की बात करें दोस्तों तो झारखंड जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ दामोदर वैली में देखने को मिलेगा। जहाँ तक दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखेंगे ए जो हो जाएगा यानी तलछर जो मिलान हो जाएगा 4 के साथ हो जाएगा। और कर्णपुरा की बात करें तो ये दामोदर वैली के साथ हो जाएगा। सिंगरौली की बात करें तो ये हो जाएगा सोन घाटी। सिंगरैली की बात करें ये गोदावरी बेसिन के साथ हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप जो है इग्नोर करिएगा, इस ऑप्शन से आपको मिलान करना है यहाँ से। ठीक है, अगर कोल की बात कर ही रहे हैं दोस्तों तो कुछ कोल और माइंस जैसे कोरबा आपसे पूछा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, सिंगरैली ये आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे। बोकारो ये झारखंड, झरिया भी झारखंड मिल जाएगा। रानीगंज देखेंगे तो ये आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। तलचर उड़ीसा में। सिंगरेनी ये आपको देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में। नावेली ये देखेंगे तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। वही अगर दोस्तों कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें जो एग्जाम के दृष्टि आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोल्ड रिजर्व की बात की जाए तो इंडिया में आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्व कौन कौन से राज्य के पास है, तो सबसे नंबर 1 पर 26% के साथ पहले स्थान बनाया हुआ है झारखंड। सेकंड स्थान पर आप देखेंगे उड़ीसा, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, फोर्थ पर वेस्ट बंगाल, फिफ्थ पर मध्य प्रदेश है।
भाई दोस्तों, अगर पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेवल पूछा जाए किसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, तो यूएसए एक ऐसा देश है जिसके पास गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा है। पहले स्थान पर, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर चाइना, फिफ्थ पर इंडिया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रिजर्व के मामले में किसके पास कितनी क्षमता यानी रिजर्व है पहले से मौजूद है, लेकिन कौन कितना उत्पादन कर रहा है उसके आधार पर अलग नंबरिंग है। जैसे अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले कोल कंट्री के नाम पूछा जाए, सबसे नंबर 1 पर चाइना, सेकंड पर इंडिया, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूएसए, फोर्थ पर इंडोनेशिया, फिफ्थ पर ऑस्ट्रेलिया और सिक्स पर रशिया का नाम आएगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और हो सकता है कभी कभी दोस्तों कि कुछ जैसे झारखंड कोल माइन से कुछ प्लेस पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, या कोल उत्पादन संबंधित है कि आयरन उत्पादन संबंधित है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप देखेंगे तो इसमें रामगढ़, दुर्ग, बोकारो, इन सब के बारे में आपको पता है कि झरिया हो गया, जयंतिया हो गया, ठीक है, ठीक है, देवगढ़ हो गया, तो ये सब कहाँ झारखंड में स्थित है। जैसे यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर दिया है कोल फील्ड का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोल की बात कर रहे हैं तो कुछ में से देखेंगे तो सबसे अच्छा कोल कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट एक ऐसा कोल है जिसमें आप देखेंगे कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसमें 80 से 55% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और ये जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है। बिटमिनस देखेंगे तो इससे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और ये देखेंगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बिटमिनस कोयला पाया जाता है। कहने का मतलब बिटमिनस कोयला ही है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। लिग्नाइट कोयला की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा और कम हो जाती है, ठीक है, इसमें आपको आर्द्रता की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, ये जलने पर धुआं देता है। ये राजस्थान, लखीमपुर और ये तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले का भंडार पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट कोयले का भंडार आप देखेंगे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पिट कोयला में देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा और कम हो जाती है, यानी नमी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी लकड़ी से ये जलाकर कोयला परिवर्तन किया जाता है, इसलिए ये जो है सबसे घटिया कोयला होता है। अगर कोयले की बात कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग लोहे के कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं मिनरल्स में। जैसे सबसे अच्छा लोहा जो होता है हेमेटाइट होता है, जिसमें आप देखेंगे आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद मैग्नेटाइट, फिर ल्यूमोटाइट, सिंडरेट, ये 4 प्रकार का जो है लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन 1 गुरमानधाता, बी नामचा बरवा, सी कौमेत, डी नंगा पर्वत। तो इसमें बताना आपको कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। अगर इसमें ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो इसमें गुरमानधाता जो होगा ये नेपाल में स्थित है, ठीक है, भारत में स्थित नहीं है। जहाँ तक और अन्य चोटी की बात करें तो ग्रेट हिमालय का अगर देखेंगे वेस्टर्न पार्ट देखेंगे नांगा पर्वत, और ईस्टर्न पार्ट देखेंगे नामचा बरवा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कामेत देखेंगे तो उत्तराखंड मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें नंगा पर्वत हम लोग देख ही चुके हैं, नामचा पर्वत देख चुके हैं, तो ये तीनों चोटियाँ आप देखो भारत मिल जाएगी। बाकी देखेंगे तो गुरमानधाता ये नेपाल में स्थित है, माउंट कैलाश भी तिब्बत में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गणेश, छऊ, गौरीशंकर, ये सब कहाँ आपको मिलेगा, एवरेस्ट ये नेपाल में देखने को। कंचनजंगा देखेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और ये यहाँ पर सिक्किम में और नेपाल की सीमा पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्रशासन इसका जो है भारत सरकार करता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय को जो है लोकली लेवल पर अलग अलग नाम जाता था। जैसे पीर पंजाल, पीर पंजाल देखेंगे तो इसे जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल के नाम जाना जाता है मिडिल हिमालय को। और वहीं आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे धौलाधर रेंज के नाम जाना जाता है, ठीक है, सॉरी इसे जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज से नाम जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हिमालय रेंज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और काराकोरम रेंज पर देखेंगे तो हाईएस्ट पीक जो है K2 स्थित है। इसके बाद ग्रेट हिमालय पर आप देखेंगे एवरेस्ट और कंचनजंगा स्थित, इसकी बात हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए और स्पष्ट हो जाएगा, जहाँ तक आप देखेंगे मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय जैसे कहते हैं, उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं, उसमें और स्पष्ट नहीं था, इस मैप में आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो पीर पंजाल रेंज ये जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, धौलाधर रेंज जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के सीमा धौलाधर रेंज कहा जाता है, नाग टिब्बा ये कहा देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, फिर मसूरी रेंज और कुमायूं ये आपको उत्तराखंड में कहा जाता है, फिर वही मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय को देखेंगे तो नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, महाभारत रेंज कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हिमालय का एक और डिवीजन किया जाता है दोस्तों, जिसने रीजनल डिवीजन कहते हैं,
जो नदियों के अपवाह क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को आधार पर डिवाइड किया जाता है। जैसे सतलज और इन इंडस यानी सिंध और सतलज के बीच को पंजाब हिमालय कहते हैं, और सतलज और काली के बीच के नदी के बीच को कुमायूं हिमालय कहते हैं, और काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच को असम हिमालय कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और वहीं अगर बात करें तो हिमालय को तो कुछ बाउंड्री निर्धारित की गई, जैसे ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच को क्या कहते हैं, इंडस यानी ITSZ कहते हैं, यानी टी सांगपो स्यूचर जोन कहते हैं। वहीं आप देखेंगे ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच को क्या कहते हैं, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और लेसर हिमालय आउटर हिमालय के बीच को क्या कहते हैं, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। और आउटर हिमालय और ग्रेट इंडियन पेल के बीच के जो क्या कहते हैं, HFF यानी हिमालयन फ्रंट फॉल कहते हैं। इसके बाद एक रीजनल डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो भाबर क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर मिट्टी और रेत देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तराई रीजन आ जाएगा। तराई रीजन एक दलदली भूमि होता है, ठीक है। नदियाँ जो है भाबर में आकर जो है विलुप्त हो जाती हैं, तराई रीजन निकलती हैं। इसके बाद आपको बांगर रीजन देखने को मिलेगा। बांगर रीजन जो होता है ये आपको यहाँ पर ओल्ड सॉइल देखने को मिलेगी। और खादर रीजन जो नदियों के किनारे स्थित होता है, ये जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर नवीन आपको सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा दोस्तों अगर पूर्वांचल हिमालय रेंज की बात करें तो इसमें अलग अलग, जैसे दार्जिलिंग रिंग कहाँ, दार्जिलिंग रिंग आज आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और डफला, मिरी, अभोर और मिश्मी ये आपको कहाँ मिल जाएगी, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी। वहीं रिगमा और मिकिर की बात करें ये आपको असम में मिलेगा। गारो, खासी, जयंतिया ये आपको मेघालय में मिल जाएगा। मिजो हिल्स मिजोरम मिलेगा। मणिपुर हिल्स मणिपुर में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेरियल हिल्स आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नागालैंड और यहाँ पर असम की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पटकई बूम आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और रेंज है भारत की, वो देख लेते हैं। जब रेंज की रिवीजन कर ही रहे हैं तो आपको सारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे अगर बात करें अरावली रेंज की बात करें, अरावली रेंज की जो है हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, ठीक है। और इसी पर ये माउंट आबू हिल्स पर स्थित है, ठीक है। गिरनाल हिल्स, महादेव हिल्स, कच्छ हिल्स ये आपको देखेंगे तो गुजरात में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर अगर मध्य भारत की बात करें, विंध्यन और सतपुड़ा रेंज की बात करें तो विंध्यन रेंज का ही भाग देखेंगे तो कहा है बार्नेर हिल्स, और इसी के भाग के स्वरूप में आप देखेंगे क्या कैमूर हिल्स का ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर सतपुड़ा रेंज की बात करें तो ये टूटा फूटा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप देखेंगे राजपीपला हिल्स, और फिर आप देखेंगे ग्वालियर हिल्स, फिर आप देखेंगे महादेव हिल्स। महादेव हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़। फिर आप देखेंगे मैकाल हिल्स, ठीक है। इसके बाद आएंगे इधर सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स और निर्मल हिल्स। ये क्रम पूछा जाता है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट क्रम पूछ लिया जाता है। ये क्रम आपको ध्यान रखिएगा, पीसीएस में कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। वहीं इसके अलावा ईस्टर्न पार्ट की बात करें, उसके अलावा देखेंगे तो मध्य भारत की बात देखेंगे, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, ठीक है। बाबा बुदान हिल्स कर्नाटक मिलेगा। नीलगिरी हिल्स देखेंगे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है। अनामलाई हिल्स की बात करें तो ये आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। पलानी हिल्स, कार्डमम हिल्स, और ये आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में। इसके अलावा ईस्टर्न घाट की बात करें तो अरमाकोंड या जिंदागढ़ जो है हाईएस्ट पीक है जो है ईस्टर्न घाट का। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसमें गजरत हिल्स और नायगढ़ हिल्स, ये आपको ध्यान रखिए, इसकी लोकेशन ध्यान रखना है। तो वीडियो पॉज करके इसको रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के ROE में, गैप से क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर माउंटेन पासेस जो है वेस्टर्न घाट से पूछा गया था। जैसे आपसे पूछा जाए ताल घाट जो है देखेंगे किसको किसको जोड़ता है, नासिक और मुंबई को। भोर घाट देखेंगे तो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। वहीं अगर पाल घाट गैप की बात करें, पाल घाट जो है कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जोड़ता है। और सेनकोट्टा गैप की बात करें तो ये मदुरई और त्रिवेंद्रपुरम को जोड़ता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आपके लिए और आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसमें देखिए स्टेट वाइज माउंटेन पीक दिया गया है, कौन से स्टेट में कौन सा माउंटेन स्थित है। यहाँ से आपको जो है वीडियो पॉज करके देख लेना है कि कौन से स्टेट में कौन सा माउंटेन स्थित है। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आपको वीडियो पॉज करके देख लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने एक जगह देख दी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा धीरे धीरे कम हो जाती है। ऑप्शन 1 पूर्व से पश्चिम में, बी पश्चिम से पूर्व में, सी उत्तर से दक्षिण में, डी दक्षिण से उत्तर में। तो आपको बताना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से
यानी पश्चिमी विक्षोभ से जो शीतकाल में वर्षा होती है वो किस तरफ से आती है और कहाँ पर कम होती चली जाती है। तो अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो मेडिटेरियन सी से यह आर्द्रता लेती है, भूमध्य सागर से एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान होता है। भूमध्य सागर से आप देखेंगे ये आर्द्रता ग्रहण करती है, धीरे धीरे ये बहते हुए भारत की तरफ आती है और अंदर की तरफ देखेंगे जैसे जैसे आएगी तो नमी कमी होती जाती है। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आ पाएंगे तो आर्द्रता में कमी आती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी विक्षोभ जो होता है पश्चिम से पूर्व की दिशा पर होता है। ठीक है, और पश्चिमी विक्षोभ जो होता है एक ऐसा टाइप तूफान होता है जो कैस्पियन या भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसमें आपको और क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको इसके जो है जो नुकसान है और फायदे हैं उसको ध्यान रखने हैं। प्रभाव की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारत में उत्तरी भारत में वर्षा देखने को मिलती है। शीतकाल में आपको हिमपात देखने को मिलेगा, कोहरा देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में भी आपको वर्षा देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखेंगे ये जो वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारत के उपमहाद्वीप में रबी फसल के लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। कभी कभी देखेंगे तो इसके कारण जो है मानसून के मौसम के दौरान पश्चिमी विक्षोभ में कभी कभी घने बादल और भारी वर्षा का कारण बन सकती है, इससे बाढ़ की समस्या हो सकती है। और इसके अलावा देखेंगे कि जो कमज़ोर अगर किसी साल जो है कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो पूरे भारत में फसल उपज की विफलता देखने को मिलती है, जल की समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी हिस्से में ताज़ा पानी तथा निचले हिस्से में खारा पानी होता है। ऑप्शन बताना है। ऑप्शन एक बराक नदी, बी लूनी नदी, सी घग्गर नदी, डी में से कोई नहीं। तो आप देखिए ये जो बात कर रहा है ये लूनी नदी की बात कर रहा है। ठीक है, जो गुजरात राजस्थान में बहती है, ये इतनी चौड़ी होती है कि ठीक है उतना उथला जल होता है, धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर के हिस्से में ताज़ा पानी, नीचे जो है खारा पानी बसता है। तो ये लूनी नदी की बात कर रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसमें सही। इसके अलावा बराक नदी, घग्गर नदी की यहाँ तक बात हो रही है तो बराक नदी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मणिपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी नदियाँ भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो आपको ध्यान रखना नर्मदा, तापी, दामोदर, ये 3 नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इसमें देखिए कई बार हमने रिवीजन करवा चुके हैं कि इसमें कौन कौन सी नदी जो है वेस्ट की तरफ बहती है। इसमें वैतरणी, मांडवी, जुआरी ये गोवा में स्थित है, कालिंदी, शरावती ये कर्नाटक से बहती है, और भरतपुझा, पेरियार, पंबा ये केरला में बहती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वहीं नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों तो विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के मीटिंग पॉइंट पर अमरकंटक रेंज स्थित है। यहीं से आप देखेंगे नर्मदा रिवर और इधर सोन रिवर जो है यहाँ से निकलती है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। माही रिवर ऐसी रिवर है जो आप देखेंगे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर वहीं दोस्तों आपसे पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में पूछा जाए तो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सुबर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, इसके अलावा महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, पलार, पुनियार। ठीक है, और इधर वैगेही। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की है अलग अलग नदियों के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके अलावा घग्गर रिवर की जहाँ तक बात करें तो घाघर रिवर जो है ये घाघरा के नाम से जानते हैं, जिसकी सहायक नदी क्या है, राप्ती। ठीक है, तो ये पटना में आकर मिलती है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो बहुत सारी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है, जिसके बारे में हमने यहाँ दिया है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसमें चंबल रिवर सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गंगा, ठीक है, यमुना, और आगे वाले वीडियो में मैंने रिवीजन किया है, इसको आप देख लीजिएगा। और जैसे पंचप्रयाग के बारे में हमने जो है आने वाले एपिसोड में जो है कई बार जो है रिवीजन किया है, तो इसको भी आपको देख लेना है वीडियो पॉज करके, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यहाँ पर देखेंगे बराक रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर फिर से हमने वही चीज़ दिया है जो हमने इसके पहले वाले एपिसोड में डिस्कस किया है। अलग अलग नदियों की बात दी है, जैसे कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, महानदी के बारे में दिया है, गोदावरी के बारे में दिया है, और इसके अलावा देखेंगे कृष्णा नदी के बारे में दे दिया है, कावेरी नदी के बारे में दे दिया है। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इसको आपको सही से देख लेना है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार हम डिस्कस करने नहीं जाएंगे। रिवीजन सीरीज है, लेकिन आगे वाले एपिसोड में हम लोग रिवीजन कर ही चुके हैं, तो इसको आपकी जिम्मेदारी बनती है। PDF आप टेलीग्राम पेज से ले सकते हैं, वहाँ से आप रिवीजन कर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो इसमें देखेंगे तो मोरी बाट डेल्टा निम्नलिखित में किस डेल्टा का विभाजन है। ऑप्शन एक कृष्णा नदी गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। अब आप कहेंगे इसको हमने पढ़ा ही नहीं था ऐसा कोई डेल्टा, तो देखेंगे करंट का यहाँ से रोल बढ़ जाता है।
तो करंट में आप देखेंगे तो ये न्यूज़ में था, क्योंकि डेल्टा आप देखेंगे वल्नरेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन एडॉप्टेशन एक रिपोर्ट आई थी, FAO द्वारा जो है जारी किया गया था, यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसमें आप देखेंगे डेल्टा के वल्नरेबिलिटी के बारे में बात किया गया था, उसमें ये न्यूज़ में था। तो आप देखेंगे जब गंगा नदी फरक्का बैराज से होकर देखेंगे तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर जो है बंगाल डेल्टा में देखेंगे एक मोराबाई डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में या आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह आपको करंट अफेयर भी ध्यान रखना है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 में दोस्तों क्या पूछा है, 59 में पूछा है नीचे दिए गए दो कथनों दिए गए हैं, एक कथन दिया गया है, एक कार्ड बताया गया है, तो आपको कथन और कार्ड में आपको आंसर बताना है। कथन में क्या कहा गया है, यूपी में गन्ना और चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है लेकिन उत्पादकता कम है। ऑप्शन डी। कार्ड बताया गया है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी कारखाने सहकारी क्षेत्र में हैं। तो आपको बताना है कि जो कार्ड बताया गया है, जो कथन बताया गया है, वो दोनों सही है कि नहीं, यानी कथन जो बताया गया उसका कार्ड सही है, कार्ड का कथन सही, ये आपको बताना है। जहाँ तक बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर चीनी के उत्पादन में 66% की हिस्सेदारी करते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में गन्ने और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है लेकिन उत्पादकता कम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ने मिलकर 111 टन के चीनी का उत्पादन किया, इसलिए ऑप्शन एक सही है। लेकिन महाराष्ट्र के जो बात करें तो जो कार्ड दिया गया है, महाराष्ट्र के जो चीनी मिल है वो अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए उत्पादकता जो है ज़्यादा हो जाती है। ये कार्ड जो है गलत है, सॉरी कार्ड गलत है, लेकिन आप देखेंगे इसमें व्याख्या नहीं कर रहा, सॉरी व्याख्या जो कर रहा है वो गलत है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, यानी कथन और कार्ड दोनों सही है, लेकिन वो व्याख्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि किस कार्ड जो है उत्पादकता कम है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही लगाएंगे, तो इसमें ए और बी दोनों सही है, लेकिन जो है जो आर है यानी कार्ड जो है वो एक का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कथन और कार्ड दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम जो है व्याख्या के रूप में इसको नहीं देख सकते। ठीक है, अगर बात करें अब चीनी की बात करें तो गन्ने के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर तय करती है। केंद्र सरकार FRP तय करती है, FRP की घोषणा जो है कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसकी सिफारिश जो है देखेंगे तो आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति करती है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, FRP जो होता है गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजा समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। गन्ने की वृद्धि के लिए अगर आवश्यक भौगोलिक स्थितियों की बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु परिस्थितियां होनी चाहिए, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मृदा जो है गहरी दोमट मृदा होनी चाहिए। इस गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका का नंबर आता है। ठीक है, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक पहले में कौन सा है, ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है चीनी का, वो ब्राज़ील करता है। सेकंड नंबर पर भारत आता है, ठीक है, निर्यात करने में, लेकिन वहीं चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, भारत है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है। तो देखिए ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में दिया गया है, उससे प्रभावित देश के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है डोरियन, हग्बीस, लेकिमा, मितांग। ये आपको बताना है कौन से इससे प्रभावित देश थे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे डोरियन जो देखेंगे तो डोरियन से प्रभावित देश की बात किया जाए तो डोरियन से बहामास। ठीक है, वहीं हग्बीस की बात किया जाए तो इससे जापान आ जाएगा, लेकिमा की बात किया जाए तो इससे आ जाएगा चीन, मितांग की बात की जाए तो साउथ कोरिया। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, डोरियन से बहामास आइलैंड प्रभावित था USA का। ठीक है, और हग्बीस की बात किया जापान, और लेकिमा सुपर टाइफून था। ठीक है, ये भूस्खलन से प्रभावित था। मितांग जो है आप देखेंगे ताइवान को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे करंट बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं। इसको आपको देखना है कि समझना है कि क्वेश्चंस कैसे करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप भविष्य के लिए तैयार हो सके। जैसे अभी देखेंगे वर्तमान में फ्लेशन न्यूज़ में 27 मार्च को देखेंगे मेडागास्कर को प्रभावित किया कौन सा तूफान, गमाने जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन ने प्रभावित किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी देखिए करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में एक उच्चायोग की स्थापना की। तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैप इन न्यूज़ में क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो सियरा लियोन में जो है 2019 में जो है उच्चायोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सियरा लियोन की लोकेशन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जो है करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी देखिए करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में किस जल विद्युत
संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो इसमें देखेंगे तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा मोगदिचु पावर प्लांट, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसने पूछा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया था? पेरिस, जिनेवा, फ्रांस या न्यूयॉर्क? तो इसमें देखिए 2019 का था, तो इसमें 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। वर्तमान में 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। जो 2023 में भी सम्मेलन हुआ था, ये भी देखेंगे कि ये भी न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इस तरह लोकेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कॉप 28 कहाँ आयोजित किया गया, ये दुबई में आयोजित किया गया। और कॉप 29 देखेंगे तो बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, जीवन की गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? मॉरिस, यूएनडीपी, महबूब उल हक, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे जीवन यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देखेंगे तो मॉरिस द्वारा जो है ये लाया गया था, यानी ऑप्शन ए सही है। यानी बात करें तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक देखेंगे तो किसी देश में जीवन की गुणवत्ता कल्याण को मापने का प्रयास है। इसमें 3 आंकड़ों का औसत होता है, जिसमें अगर बात करें तो दोस्तों इसमें देखेंगे बुनियादी साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु की प्रत्याशा। ठीक है, तो ये जो है देखेंगे किसके द्वारा विकसित किया गया? मॉरिस द्वारा विकसित किया गया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो थे महबूब उल हक की बात करें, तो ये एक अर्थशास्त्री थे, अंतर्राष्ट्रीय विकास सिद्धांतकार थे। इन्होंने जो है आप देखेंगे, इन्होंने एसडीआई इंडेक्स को विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके साथ? भारत के जो अर्थशास्त्री थे अमर्त्य के साथ। ठीक है, अगर एसडीआई इंडेक्स की बात करें तो उसमें देखिए कौन कौन से डायमेंशन इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी इसमें आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तो इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंडिकेटर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किस किस की क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अडल्ट लिटरेसी की इस्तेमाल की जाती है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की इस्तेमाल की जाती है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी और चीज़ें ध्यान रखें ना देखें। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यूएनडीपी द्वारा जो है एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में जो रैंक है वो ध्यान रखनी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो रैंक जो है 2022 में 134वें नंबर पर है। वहीं 2021 की बात करें, 2021 में ये रैंक था भारत का 132, 2020 में 130 था। ये रैंक आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यूएनडीपी की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक विस्तारित कार्यक्रम है। ठीक है, और 1949 और 1958 में जो पहले तकनीकी सहायता पर संयुक्त राष्ट्र का विस्तारित कार्यक्रम था और संयुक्त राष्ट्र विकास कोष था, उसको मिलाकर 1965 में यूएनडीपी बनाया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, भारत इसका सदस्य देश है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है, एक इसका प्रमुख रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसने पूछा गया व्हाट इज द रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2017? 2017 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? 100, 101, 104, 105। तो उस टाइम की बात करें दोस्तों, 2019 का पेपर हुआ था, 2017 का रैंक पूछा गया था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि देखेंगे 2 साल पहले का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है। तो बहरहाल इसमें 100 रैंक थी। अगर वहीं 2023 की बात करें तो इसमें क्या रैंक हो जाएगी? तो इसमें देखेंगे 125 कंट्री में देखेंगे तो भारत का रैंक 111 है। ठीक है, वहीं 2021 में क्या था? 2021 में 101, 2020 में 94, 2019 में 102 और 2018 में 103। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी, पहले का भी रैंक आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कितना है? 111। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं, तो क्लासेस पसंद आने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।